हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी का, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का। आपके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा और इसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का अध्ययन करने को कहा गया है। विभिन्न क्षेत्रों से मतलब इसका उपयोग उद्योग के क्षेत्र में कैसे होता है, पशुपालन के क्षेत्र में कैसे होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे होता है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे होता है, कृषि के क्षेत्र में कैसे होता है, ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे होता है। तो विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं और उनमें इसका उपयोग आपसे पूछा गया है। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा विस्तृत तरीके से पढ़ने का अध्ययन करेंगे ताकि आपसे यदि कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग डिटेल में पूछ लिया जाए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाए, तो आप इसका उत्तर दीर्घोत्तरीय प्रश्न के हिसाब से भी लिख सकें, लघुत्तरीय के हिसाब से पूछा जाए तो लघुत्तरीय में भी लिख सकें, और अति लघुत्तरीय में पूछा जाए तो उसमें भी आप इसका आंसर बहुत सुटेबल तरीके से लिख सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा है वो होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। इसमें लिखा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी, अर्थात जीवों और उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग यदि हम प्रौद्योगिकी में करने लगें, टेक्नोलॉजी में करने लगें, तो वह क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अर्थात यदि पारिभाषिक दृष्टि से आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा है, यह है जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, सजीव मतलब जो जीवित हों, सजीवों में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, कवक आ जाता है, जीवाणु आ जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों, पदार्थों में क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है या हार्मोन्स हो सकता है। तो एंजाइम एवं हार्मोन्स को विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से कृषि, उद्योग, चिकित्सा आदि में उपयोग हेतु विकसित किया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हुई परिभाषा? क्या है, सरल सी भाषा में है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, अब ध्यान रखिएगा सजीवों में हम यहां पर कवक, जीवाणु और सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, और इनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों में एंजाइम और हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो इन पदार्थों का उपयोग यदि हम विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से किसमें करने लगें, विभिन्न क्षेत्रों में करने लगें, और वह विभिन्न क्षेत्र कृषि भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकता है, चिकित्सा भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी हो सकता है और पशुपालन भी हो सकता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों में हम इनका उपयोग करने लगें, किसके माध्यम से, विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से, तो इसे ही बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। क्लियर हुई परिभाषा? चलिए हम देख लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं कि आखिर इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, कितनी शाखाओं में इसे बांटा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो शाखाएं हैं वो उपयोग के आधार पर ही वर्गीकृत की गई हैं। जैसे जैसे इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्र में होता जाएगा वैसे वैसे इसकी शाखाएं बनती जाएंगी। जैसे कि एक शाखा होती है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जब हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य और चिकित्सा में करने लगे, अर्थात जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाने लगे तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, 3-3 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं कि रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ग्रेड या व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, येलो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इस तरीके की परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो हम इनको समझ लेते हैं। रेड समझ में आया कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देखा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम अपराधियों को पकड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई अपराधी है, कहीं पर अपराध करके चला गया है और उसके डीएनए मतलब क्या होता है, शरीर के किसी भी अंग में डीएनए पाया जाता है, चाहे उसका बाल हो, नाखून हो या कुछ भी हो। या फिर फिंगरप्रिंटिंग, फिंगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज को छूते हैं तो उस पर आपकी फिंगर लग जाती हैं, तो उसके माध्यम से और डीएनए के माध्यम से आप उस अपराधी की पहचान कर सकते हैं कि अपराध जिसके द्वारा किया गया है वह व्यक्ति कौन है। साथ ही साथ आनुवांशिकता की भी जांच कर सकते हैं। यदि कोई वैध माता पिता या वैध संतान का प्रश्न आ
जाता है तो उसका पता भी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके माध्यम से लगाया जाता है। इसमें डीएनए की जांच की जाती है, माता पिता का डीएनए लिया जाता है और पुत्र का या वो संतान जो है उसका डीएनए लिया जाता है और उसे मिलाया जाता है, क्योंकि जो माता पिता का डीएनए होता है वो संतान में भी वैसा का वैसा पाया जाता है और यदि वो मेल कर जाता है तो समझ में आ जाता है कि वैध संतान है या अवैध संतान है। तो क्लियर है। तो रेड फिंगरप्रिंटिंग जो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है इसके माध्यम से हम चिकित्सा और स्वास्थ्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। टीका बनाने में, टीका क्या होता है? वैक्सीनेशन, वैक्सीन अर्थात मान लीजिए कोई रोग है जो वायरस जनित हो रहा है, किसी से भी बन रहा है, तो उस रोग से लड़ने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म करानी पड़ती है। या तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप जनरेट हो जाती है, अपने आप बन जाती है, या फिर हमें उस रोग, मान लीजिए कोई वायरस है या फिर आप नॉर्मल तरीके से अभी जो कोरोना वायरस है उसी को ले लीजिए। इसमें क्या किया गया है, जो कमजोर कोरोना वायरस थे उसको लेकर आपके शरीर में प्रविष्ट कराया गया, जिससे कि आपका शरीर उस वायरस से परिचित हो जाए, उस वायरस को पहचान जाए और अपने अंदर से कुछ इस तरीके की प्रतिरोधक क्षमता को जन्म दे दे जो उस वायरस से आने वाली जो संकट है उससे लड़ सके, आपके शरीर की रक्षा कर सके। तो इस तरीके से टीके बनाए जाते हैं। तो इसका उपयोग भी किसमें किया जा रहा है? स्वास्थ्य और चिकित्सा में। हार्मोन्स, मान लीजिए आपके शरीर में किसी हार्मोन्स की कमी हो रही है तो उस हार्मोन्स को बनाने में किया जाता है। इंसुलिन, यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो बाहरी मात्रा से इंसुलिन बनाकर आपके शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन और दवा के निर्माण में भी रेड बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग या फिर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन क्या होगा आप समझ सकते हैं शब्द से ही। जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में किया जाने लगे, कृषि और पर्यावरण, यदि आप सूक्ष्म जीवों या उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग विज्ञान तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे आप? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डबल डबल परिभाषा क्यों बता रहे हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में करें तो उसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देखिए, यदि 3 नंबर में पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 5 नंबर में यदि इसकी परिभाषा आती है तो आपको फिर जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा साथ में इंक्लूड करके लिखनी पड़ेगी। आप क्या लिखेंगे कि जब कभी या ऐसे लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीव एवं उनसे प्राप्त होने वाले एंजाइम्स का उपयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में किया जाए तो उस शाखा को क्या कहा जाएगा? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहा जाएगा। तो इस तरीके से परिभाषा को आप बड़ा भी कर सकते हैं और इस तरीके से परिभाषा को आप छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे कैसे कृषि और पर्यावरण में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। जैसे कि पौधों की कई नई प्रजाति का विकास, हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत सारे पौधे की नई प्रजाति बना सकते हैं, बहुत सारे पौधों को जन्म दे सकते हैं। एक ही पौधे में से अलग अलग कलर के फूलों को जन्म दे सकते हैं, अलग अलग कलम को लगा सकते हैं। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। परजीवी फसलों के विकास में, परजीवी फसलें क्या होती हैं जो कि अपने आप से रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म कर लेती हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म हो जाती है, वह दूसरे कीटों से अपने आप की सुरक्षा कर सकती हैं। तो ऐसी फसलों को जन्म देने में, उन्नत बीजों और उर्वरकों का विकास करने में, इस तरीके के उन्नत बीजों का उपयोग करते हैं जो उन्नत बीजों का निर्माण करते हैं जो अच्छे से अच्छे पौधे का निर्माण कर सकें। ऐसे ही उर्वरकों के विकास में, ऐसे उर्वरकों का विकास करना जो फसलों के लिए फायदेमंद हों या फसलों के लिए उचित जो आवश्यक तत्व हैं वह उपलब्ध करा सकें। तो इनमें हम किसका उपयोग कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नई प्रजातियों को जन्म दे सकते हैं, हम पराजीन फसलें बना सकते हैं, हम उन्नत बीजों का निर्माण कर सकते हैं और हम उर्वरकों का भी निर्माण कर सकते हैं। पराजीन फसलों का उदाहरण एक बहुत अच्छा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि वीटी बैगन या वीटी कपास। इनमें क्या होता है, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो विकसित हो ही जाती है, साथ ही साथ यह बहुत अधिक समय तक अपने आप को सुरक्षित भी रख पाते हैं, इसीलिए इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं, कुछ फायदेमंद प्रभाव भी, उनको हम आगे समझेंगे। आपको यहां पर समझ में आया कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहां पर होता है और किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जलीय परितंत्र या जलीय जैव संसाधन में करें तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। दीर्घोत्तीय परिभाषा क्या होगी कि जब हम सूक्ष्म या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
जिसमें सूक्ष्म जीव एवं उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ। अब हम आपको पता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो उनका उपयोग या उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ जो एंजाइम या हार्मोन्स कुछ भी हो सकते हैं, उनका उपयोग विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से यदि आप जलीय परितंत्र या जलीय जैव संसाधन में करने लगे तो उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। व्हाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? तो जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में करें, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में करें, तो उसे व्हाइट ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। उदाहरण में हम देख लेते हैं, जैसे कि हम एंजाइम का निर्माण करने, एस्टेरॉइड का निर्माण करने या विटामिन का निर्माण करने में करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई रनर दौड़ने के लिए जाता है तो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए तथा जल्दी से थकावट महसूस ना हो उसके लिए बहुत सारे एस्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। तो इनको कहां पर बनाया जाता है? इनको उद्योगों में बनाया जाता है। आप देखते हैं कि आपके शरीर में कोई विटामिन की कमी आ जाती है, मान लीजिए विटामिन ई की कमी आ गई, विटामिन डी की कमी आ गई, विटामिन सी की कमी आ गई या फिर कैल्शियम की कमी आ गई, तो इसके लिए अलग से टैबलेट बनाई जाती हैं ताकि आपको उस विटामिन की पूर्ति की जा सके। और इन टैबलेटों को भी कहां बनाया जाता है? उद्योगों में बनाया जाता है। तो इस तरीके की जो दवाइयां हैं जिनसे एंजाइम का निर्माण किया जाता है, स्टेरॉइड का निर्माण किया जाता है, विटामिन का निर्माण किया जाता है, तो उनका उपयोग कहां पर होता है? उनका निर्माण कहां पर होता है? उद्योग में होता है। और उनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही रंजक तथा रसायनों के निर्माण में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम येलो बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कीटों से संबंधित क्षेत्रों में करते हैं। किससे संबंधित? कीटों से संबंधित क्षेत्रों में करते हैं तो उसे येलो बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येलो बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया? चलिए इसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मित्र कीटों को बढ़ाना एवं हानिकारक कीटों को समाप्त करना। इस तरीके के कीटों का निर्माण करना जो फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद हों और ऐसे कीटों को खत्म करना जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हों। गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित करके करते हैं, अर्थात इसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी को भी समाहित कर देते हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को भी समाहित कर लेते हैं, तो उस बायोटेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी की शाखाओं की। तो इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक होती है अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी और एक होती है गैर अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी होती है और एक गैर अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी होती है। अनुवांशिक क्या कहलाती है? जिसमें हम जीनों का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीवों में कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक। अर्थात अनुवांशिक मतलब माता पिता के कुछ जीनों को हम बच्चों में ट्रांसफर कर दें। तो इस तरीके की जो अनुवांशिकी आती है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं जिस तरीके की तकनीकी में, उसे कहते हैं अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी। अर्थात जीनों का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीवों में कर दिया जाना। क्लियर हुआ? अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत इसमें क्या क्या आते हैं? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी आती है, क्लोनिंग आती है, आप क्लोन बना सकते हैं किसके माध्यम से? जीन का स्थानांतरण करके। ऐसे ही जीन थेरेपी आती है। जीन थेरेपी क्या क्या कहलाती है? इसमें मान लीजिए आपके शरीर में कुछ जीन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं या फिर वो जीन खराब हो चुके हैं, तो उनका हम प्रतिस्थापन करके उनके स्थान पर अच्छे जीनों को डाल देते हैं, जिससे जो रोग है जो उस जीन के खराब होने के कारण उत्पन्न हुआ है उस रोग का इलाज किया जाता है। क्लियर हुआ? तो अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या आता है? एक तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी आता है, एक क्लोनिंग आता है और एक जीन थेरेपी आता है। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं गैर अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी। इसमें संपूर्ण कोशिका या ऊतक का एक स्थान का एक साथ संपादन कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, जीन जब स्थानांतरित होता है तो उसे ही अनुवांशिकी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, माता पिता से जीन ही स्थानांतरित होकर किस में आता है? पुत्र में आता है। उसी तरीके से यदि हम किसी व्यक्ति में या किसी भी चीज में किसी जीन की कमी है और यदि हम उस जीन का स्थानांतरित करके उसका रोग अलग कर दें या उसे दूसरा रूप दे दें, तो इस तरीके का जब हम बायोटेक्नोलॉजी का इस तरीके से उपयोग करते हैं तो उसे अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। लेकिन जब हम जीन को प्रतिस्थापित ना करके पूरी की पूरी कोशिका या पूरे के पूरे ऊतक का ही स्थानांतरण कर दें तो उसे कहते हैं गैर अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत है टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन आता है।
क्लियर हुआ? तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऊतक संवर्धन किसके अंतर्गत आता है, तो वह गैर अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। और यदि आपसे पूछा जाए क्लोनिंग, जीन थेरेपी या अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसके अंतर्गत आता है, तो वह अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, कि विभिन्न क्षेत्रों में या फिर सामाजिक विकास में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है या इसने किस तरीके से योगदान दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में योगदान, कि आखिर जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से उपयोग किया जाता है या इसने किस तरीके से इसमें योगदान दिया है। कृषि के क्षेत्र में आप देखते हैं कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनमें कीट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाती हैं। जैसे बैगन की फसल हो गई, पपीते की फसल हो गई, टमाटर की फसल हो गई। तो इस तरीके की ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कीट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीनों के प्रतिस्थापन की विधि को अपना सकते हैं। जीनों का प्रतिस्थापन करके आप फसलों को कीट प्रतिरोधी बना देते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम पपीता की कुछ किस्में हैं जिसमें आती है सन अप और रेम्बो। ये ऐसी किस्में हैं जिसमें हमने जीन प्रतिस्थापित करके उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें क्या कर दी है, जनरेट कर दी है, उनमें उत्पन्न कर दी है, जिससे वह कीटों से स्वतः ही लड़ने में सक्षम होती है और वह शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं, शीघ्र खराब नहीं होते हैं। इसी तरीके से एंजाइमों के प्रयोग में आपने देखा होगा खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है, जो आपकी खाद्य सामग्री होती है उसे बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि वह खाद्य सामग्री में विटामिन की मात्रा या फिर जो खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए और अधिक समय तक वह सुरक्षित भी रखी रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंजाइमों का प्रयोग करते हैं और एंजाइमों का प्रयोग करके उसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक तक सुरक्षित भी रख सकते हैं, साथ ही साथ उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी की मदद से फसलों के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जो चावल की फसल होती है, चावल कैसे निकलता है, धान से निकलता है, और जब धान को जब साफ किया जाता है तो धान से चावल निकाला जाता है, तो चावल का जो कलर होता है वो साफ नहीं दिखाई देता, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। और जैसे ही चावल में पॉलिश किया जाता है तो जो उसमें विटामिन ए होता है वो समाप्त हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी होने लगती है पॉलिश वाले चावल में। तो विटामिन ए के लिए बीटा कैरोटीन युक्त चावलों का निर्माण किया गया है जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। उसी तरीके से जो विटामिन युक्त दालें होती हैं, किन्हीं दालों में भी प्रोटीन की कमी पाई जाती है दालों में, तो उच्च क्षमता वाली दालें और जिनमें प्रोटीन की मात्रा या अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाली दालों का भी निर्माण किया जा रहा है। उसी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी की मदद से खाद्य पदार्थों के जीवन में वृद्धि के साथ साथ ताजा बनाए रखने में भी सहायता की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी की मदद से क्या किया जाता है, फसलें अधिक समय तक ताजा बनी रहें, साथ ही साथ वह अपनी जो पोषक तत्व हैं उनमें वृद्धि कर सकें, तो ये कार्य भी किया जाता है। ऐसी फसलों का निर्माण किया जाता है जिनमें हानिकारक गुणों की अपेक्षा लाभकारी गुण अधिक पाए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ऐसी फसलों का भी निर्माण किया जाता है जिनमें व्यक्तियों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो और जो हानिकारक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम हो, जैसे कि पराजीन फसलें। अब बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो समझ में आया कृषि के क्षेत्र में यह किस तरीके से काम कर सकती है। अब आप सोचिए, यदि आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कृषि के क्षेत्र में योगदान पूछ लिया जाए तो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट बताए हैं, इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है तो आप उसमें भी इसको लिख सकते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है तो इसमें भी आप उसको लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्या क्या है। तो जैव दवाइयां बनाने में, जैव दवाइयों के प्रयोग से कैंसर, हेपेटाइटिस आदि बीमारियों का निदान किया जा सकता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो कैंसर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए क्या होती हैं, इनके निर्माण इन जैसी बीमारियों के निदान के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। साथ ही साथ जीन थेरेपी में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जीन खराब हो जाते हैं हम उनका प्रतिस्थापन कर देते हैं या फिर उनकी जगह पर अच्छे जीनों को वहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो कैंसर हैं या पार्किंसंस जैसे रोग हैं इनका आप निदान कर सकते हैं। साथ ही साथ खराब जीन की पहचान कर उसे नए जीन में प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
तो जीन थेरेपी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जेनेटिक्स टेस्टिंग में इसके माध्यम से आनुवांशिक रोगों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सकता है कि कौन कौन से रोग आनुवांशिक हैं और इनका इलाज किस तरीके से किया जाना है, इसका पता हम कैसे कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से करते हैं। और ये कैसे संभव है, ये है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। फिर बायोचिप जो प्रौद्योगिकी एवं नैनो तकनीकी के संयुक्तता की पहल है, अर्थात इसे कैसे निर्मित किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीकी के संयुक्त पहल से इसे निर्मित किया गया है। इसके माध्यम से जैविक अणुओं की पहचान की जाती है, साथ ही साथ युद्ध क्षेत्र में जैविक हमलों से बचने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध क्षेत्रों में बहुत सारा आपने देखा होगा, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हो, इसमें जो जैविक खतरा है, जैविक खतरा मतलब क्या होता है, आपको विषाणुओं का खतरा बना दिया जाता है, अर्थात इस तरीके के बम बनाए जाते हैं जिनमें बहुत सारे रोग समाहित होते हैं और वायरस के माध्यम से ये रोग एक देश से दूसरे देश में फैला दिए जाते हैं। जैसे कि प्लेग का खतरा फैला था, तो इससे क्या होता है, लोग बीमार होकर मरने लगते हैं और उस देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो सैन्य स्थिति होती है, वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है और देश कमजोर पड़ जाता है। तो इन खतरों से बचने के लिए बायोचिप का निर्माण किया जाता है। और बायोचिप का निर्माण कैसे होता है, तो वह जैव प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीकी के माध्यम से ही होता है। इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब विधि, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो निसंतान रहते हैं, जिनके शुक्राणु या अंडाणुओं में क्या होती है, कमी होती है और कमी होने के कारण वह माता पिता नहीं बन पाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से उन्हें निसंतानता से मुक्ति दिलाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राकृतिक रूप से असमर्थ माता पिता हैं, उनके शुक्राणु एवं अंडाणु के कण एक परख नली में बाह्य निषेचन कराकर भ्रूण को गर्भ में प्रतिस्थापित किया जाता है और उससे बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो इससे जो निसंतानता की समस्या पहले बनी हुई थी, वह समस्या से भी अब क्या हो गया है, निजात पा लिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम उपयोग देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या उपयोग है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो जीन चिकित्सा अभी हमने देखा है। जीन चिकित्सा में क्या होता है, मान लीजिए शरीर के किसी हिस्से का कोई जीन खराब हो गया है, उस जीन के खराब होने से आप में कोई रोग जन्म ले रहा है, तो हम उस जीन का उपचार कर सकते हैं या उस जीन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं, अर्थात खराब वाले जीन को निकालकर उसकी जगह पर अच्छे जीन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उसी तरीके से टीका बनाने में हम लोगों ने अभी देखा था कि बहुत सारे रोग हैं जो वायरस जनित रोग हो रहे हैं और वायरस के कारण एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैल रहे हैं। तो उनसे लड़ने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को जन्म देना होता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कब जन्म लेती है, जब हमारा शरीर उस वायरस से परिचित हो जाए, उस वायरस को जानने लगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वायरस है और वो अचानक से आपके शरीर पर अटैक करता है, तो आपका शरीर एकदम से रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस वायरस के कमजोर पड़े अणुओं को या कमजोर पड़े जो वायरस होते हैं या मृत वायरस जो होता है उसे लिया जाता है, टीके के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। और जब वह आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट करता है तो आपका शरीर उस वायरस से परिचित हो जाता है और उससे लड़ने के लिए अपने शरीर के अंदर कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जन्म दे देता है। इसी तरीके से जितने भी टीके होते हैं, चाहे हेपेटाइटिस बी का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, या आप इतने सारे टीके देखते हैं, वो टीके क्यों निर्मित किए जाते हैं, इन वायरस की पहचान शरीर को कराने के लिए और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म दिलाने के लिए। तो ठीक है, टीके बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। वैसे ही प्रतिजैविक बनाने में, प्रतिजैविक जैसे कि पेनिसिलिन होती है, ठीक है, इसका निर्माण भी किया जाता है। हार्मोन्स बनाने में, मान लीजिए आपके शरीर में कोई हार्मोन्स नहीं बन पा रहा है तो उसे बाहर से बनाकर आपके शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। जिस तरीके से इंसुलिन, जो शुगर का मरीज होता है जिसमें मधुमेह का रोग पाया जाता है, उसके शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे ग्लूकोज जो होता है उसका जो पूर्ण विघटन है वो नहीं हो पाता और वो बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए उसका सही तरीके से पाचन हो तो उसके लिए इंसुलिन की मात्रा अलग से बाहर से दी जाती है। तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है।
पराजीन जंतु बनाने में, इसी तरीके से पराजीन पौधों को बनाने में, जैसे कि बीटा कपास, अर्थात इस तरीके के जंतु या इस तरीके के पौधे होते हैं ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर जन्म ले लेते हैं और साथ ही साथ दूसरे जो कीट होते हैं उनसे अपने आप की स्वतः ही सुरक्षा कर लेते हैं। इसी तरीके से जैव कीटनाशक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लियर है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देख लिया कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। यदि यही आपसे डिटेल में पूछ लिया जाता है तो आप डिटेल में भी इसको लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि जीन चिकित्सा क्या कहलाती है, टीका कैसे बनता है, प्रतिजैविक क्या कहलाता है, हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, पराजीन जंतु क्या कहलाते हैं, पराजीन पौधे क्या कहलाते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजों को हम अलग से 3-3 नंबर के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। विधि विज्ञान के क्षेत्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपराधों का पता लगा सकते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं इसको। उद्योग के क्षेत्र में देखते हैं तो उद्योग के क्षेत्र में हम कम कैलोरी वाले मीठे पदार्थ जैसे कि स्पार्टेम का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी होती है, तो हम इस तरीके के बिस्किटों का निर्माण उद्योगों में कर देते हैं जो कि शुगर मुक्त होते हैं, ताकि वह बिस्किट का भी उपयोग कर लें, बिस्किट का भी उपभोग कर लें और साथ ही साथ उनके शरीर में शुगर की मात्रा भी ना बढ़े। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों का निर्माण कर देते हैं जिनमें कैलोरी अधिक होती है, कम कैलोरी होती है, कम मीठे होते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा अधिक प्रदान कर देते हैं। सर्वाधिक मीठा पदार्थ जैसे कि थामेटिन का निर्माण कहां पर किया जाता है, उद्योगों में ही किया जाता है। और इसका निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। एल्कोहल का निर्माण, बेकरी उद्योग का निर्माण, बेकरी उद्योग हो गया, एल्कोहल हो गया, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, उन चीजों को सड़ाकर गलाकर उसमें जीवाणुओं को जन्म देकर फिर उनसे ही निष्कर्षण के द्वारा हम क्या है इन चीजों का निर्माण करते हैं। तो इसके निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। संरक्षण के क्षेत्र की बात करें तो संरक्षण के क्षेत्र में पादप एवं जंतुओं की विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि जीन का प्रतिस्थापन भी हम कर सकते हैं, साथ ही साथ क्लोनिंग के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरा जीव बना सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर के माध्यम से भी हम बहुत सारी वनस्पति को भी जन्म दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिसके माध्यम से जो विलुप्त हो रही चीजें होती हैं या प्रजाति होती हैं उसे हम संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। टिश्यू कल्चर द्वारा उत्पन्न पौधों का उपयोग मरुस्थलीकरण को रोकने में किया जाता है। अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो मानव जीनोम का अध्ययन कर मानव के रहस्यमय अतीत को समझने की कोशिश की जा सकती है। जो मानव का रहस्यमय शरीर है, किस तरीके से निर्मित है, किस तरीके से कार्य करता है, इस सभी को समझने में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। तो ये क्लियर हुआ, ये हो गए क्या, बहुत सारे क्षेत्रों में इसके उपयोग। अब बात कर लेते हैं कि यदि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के अध्ययन की बात की जाए तो उसे हम किन आधारों पर कर सकते हैं। तो यदि कृषि क्षेत्र में पूछा जाए तो कृषि क्षेत्र में इसके लिए हम 3 आधार देख सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो, एक हो सकता है बीज, दूसरा हो सकता है जैव उर्वरक और तीसरा हो सकता है जीव कीटनाशक। आपने देखा होगा कि जब भी कृषि में फसल को उगाना होता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो बीज है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। यदि बीज उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होगा तो वह पौधे को जन्म नहीं दे पाएगा, या पौधा जन्म लेता भी है तो वो बहुत कमजोर होता है। दूसरा जैव उर्वरक, यदि मान लीजिए पौधा जन्म ले भी लेता है और यदि उसको उचित तरीके के पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वह पौधा सही तरीके से ग्रोथ या वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बायो तकनीकी के माध्यम से इस तरीके के उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा, उर्वरकों को देना पड़ेगा जो उसकी वृद्धि में सहायक हों। अब मान लीजिए पौधा वृद्धि कर भी रहा है लेकिन उस पर यदि कीट आक्रमण कर दें, बहुत सारे रोग आक्रमण कर दें, तब भी वह पौधा सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाएगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैव कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैव कीटनाशी, इनमें आप बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और इनको आप जो रसायन युक्त तकनीकी है या उसके माध्यम से जो हम खाद देते हैं, उसके माध्यम से जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से होता क्या है, जो आपकी भूमि होती है उसकी उर्वरक क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाती है। लेकिन जब आप बायो तकनीकी का उपयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप बीज का निर्माण करते हैं, जैव उर्वरक का निर्माण करते हैं, जैव कीटनाशक का निर्माण करते हैं, तो इससे पौधा तो हष्ट-पुष्ट बनता ही है, साथ ही साथ जो भूमि की उर्वरता है वह भी बनी रहती है। क्लियर हुआ? चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे बीज,
तो बीज के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन, जैसे कि एक होती हैं पराजीन फसलें। कैसी फसलें? पराजीन फसलें। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जब किसी फसल में ऐसे बाहरी जीन को प्रविष्ट कराया जाता है जो कि उस फसल में विद्यमान नहीं होते, ऐसी फसलों को ट्रांसजेनिक फसल या पराजीन फसलें कहते हैं। समझ लीजिए कि कोई फसल आप बना रहे हैं, उसमें उस तरीके के जीन उपलब्ध हैं ही नहीं, और आप अलग से वह जीन उस फसल के अंदर डाल रहे हैं, तो उससे जिन फसलों का निर्माण होगा उन्हें पराजीन फसलें या ट्रांसजेनिक फसलें कहा जाता है। इनके लाभ क्या क्या होते हैं? तो इनमें कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद ही उत्पन्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो रोग लग रहे थे वो उस जीन की कमी के कारण लग रहे थे, और हमने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से वह जीन उसमें प्रतिस्थापित पहले से ही कर रखा है। तो इसमें जो कीट लगने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो जो अलग से हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो उनका छिड़काव बच जाता है, जिससे आपको आर्थिक फायदा भी पहुंचता है। साथ ही साथ कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने से उसका प्रभाव फसल पर भी पड़ता है, और जब उस फसल का उपयोग हम खुद करते हैं तो हमारे शरीर पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि आप पराजीन फसलों का उपयोग करते हैं तो इससे आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लंबी अवधि तक फल और सब्जियां सड़ते गलते नहीं हैं। इनमें इस तरीके के जीन आ जाते हैं जो उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखते हैं। उनमें जो कीट लग रहे होते हैं, कीट लगने की संभावना कम हो जाती है, जिससे ना तो ये सड़ते हैं ना गलते हैं, और बहुत अधिक समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। इनसे अविकसित देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। जब ऐसी फसलों का हम निर्माण कर लेंगे जिसमें कीट लगने की संभावना कम है, अर्थात उनमें लागत कम है और उन्हें अधिक समय तक हम सुरक्षित भी रख सकते हैं, अधिक से अधिक पोषक तत्व उसमें समाहित होते हैं, तो इससे क्या होगा? जो अविकसित राष्ट्र हैं उनमें खाद्य सुरक्षा का जो संकट है उससे हम क्या कर सकते हैं? उन्हें निजात दिला सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि किसी भी चीज के निर्माण से यदि कोई लाभ होता है तो उससे कुछ हानि भी जरूर होती है। तो हम इनसे हानि भी देख लेते हैं। यह पर्यावरण में संक्रमण करके वनस्पति और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है। अब जब आप पराजीन फसलों का निर्माण करेंगे तो इससे कुछ पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे जो घास फूस होती है वह भी इसके प्रभाव से पराजीनता ग्रहण कर लेती है, और वह भी कैसी हो जाती है? कीट रोधी हो जाती है। इससे कीटनाशी प्रोटीन का उत्पन्न होता रहता है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। अब मान लीजिए एक संतुलन होता है जिसमें आपने देखा होगा खाद्य चक्र। खाद्य चक्र में क्या होता है? बहुत सारे कीट होते हैं जिनका भोजन ही घास फूस या फसलें होती हैं। यदि वह उसको नहीं खाएंगे तो उनकी दिनचर्या कैसे संचालित होगी? वह स्वतः ही मर जाएंगे। जब आप पराजीन फसलों का उपयोग करने लगेंगे, कीट रोधी फसलों का उपयोग करने लगेंगे, तो इससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, टिड्डी होती हैं, इल्लियां होती हैं, वह क्या करेंगे? उनका उपभोग नहीं कर पाएंगी और उनकी नस्ल स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही उनकी नस्ल खत्म होगी तो उनको खाने वाले जो दूसरे जीव होंगे उनकी भी नस्लें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा? इससे पारिस्थितिकी जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। इनसे खरपतवारों में भी कीटनाशी प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और उन्हें भी मारना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अभी हम खरपतवार का छिड़काव करके उन्हें समाप्त कर सकते हैं, लेकिन पराजीन फसलों के माध्यम से जब पराजीन खरपतवार जन्म लेने लगेगा तो इसको दवाइयों के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकेगा। इसके उदाहरण में हम देख लेते हैं वीटा कपास। वीटा कपास क्या है? यह आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है। उसी का उदाहरण है। आनुवांशिक रूप से ऐसी कपास है जिसे आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किया गया है। इसमें बैसिलस थूरिन जिएंसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन डाला गया है। कौन सा जीन डाला गया है? क्राई नामक जीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसका? तो यह है बैसिलस थूरिन जिएंसिस नामक एक बैक्टीरिया है, उसका क्राई नामक जीन इस कपास में डाला गया है। ये पौधे स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे पौधों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उसमें कीटनाशक जो प्रभाव होता है वह स्वतः ही अंदर से उत्पन्न होने लगता है। तो इनके लिए हमें अलग से कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करना होता। इसके लाभ देख लेते हैं। तो कपास उत्पादन में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि अलग से कीट लगने की संभावना इसमें बची रहती, तो फसल नष्ट नहीं होती। फसलों के खराब होने की संभावना कम होती है। स्वयं में ही कीटनाशक प्रभाव ये पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जिससे लागत भी इसमें कम आती है। लेकिन हानि भी होगी। हानि क्या होती है? उत्पादन लागत अत्यधिक होती है। जो पराजीन फसलों के बीज होते हैं वह कैसे होते हैं? थोड़े से महंगे होते हैं। अन्य फसलों को ये नुकसान पहुंचाती है।
ये फसलें क्या करती है, पराजीन होती हैं, तो अन्य फसलों को, अन्य कीटों को भी ये क्या करती हैं, नुकसान पहुंचा देती हैं। वीटी वैगन की बात करते हैं। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन है ये, और इसका निर्माण भी क्यों किया गया है, कीट रोधक बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसके उत्पादन पर सरकार ने क्या लगा दी है, रोक लगा दी है, क्योंकि इसका प्रभाव मानव शरीर पर भी नकारात्मक रूप से पड़ रहा था। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, गोल्डन राइस क्या कहलाता है, तो वैज्ञानिक द्वारा विकसित धान की एक लाभप्रद किस्म है। इसमें धान में विटामिन ए से भरपूर बनाने हेतु इसे तैयार किया गया है, धान को विटामिन ए से, ताकि भरपूर मात्रा में व्यक्ति को विटामिन ए मिल सके। जो चावल में विटामिन ए की कमी हो जाती थी, वो कमी को पूर्ण करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसमें चावल से बीटा कैरोटीन होने के कारण कपास का रंग सुनहरा होता है। ध्यान रखिए, ये जो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, सुनहरा होता है। आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं जैव उर्वरक। तो आपने बीज देख लिया कि बीज में क्या क्या है, किस तरीके से हम जीन का प्रतिस्थापन करके इन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जैव उर्वरक की। तो ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, वह जैव उर्वरक कहलाते हैं। इसमें जो पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम है वो कौन करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, इसीलिए इन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा लिपोफेरम, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नास्टक, एजोला, नीलहरित शैवाल या फिर एजोस्पाइरियल आदि। आपने कुछ दाल वाली फसलें देखी होंगी जिसमें जिनकी जड़ों में क्या होता है, गांठें होती हैं, उसमें नाइट्रोजन प्रतिस्थापक जीव पाए जाते हैं, जिन्हें एजेटोबैक्टर भी कहा जाता है। आपने देखा होगा नीलहरित शैवाल अलग से लगाई जाती है। ये क्या करती हैं, जब सड़ गल जाती हैं तो इससे बहुत सारे जीवाणु मृदा में मिल जाते हैं, और वह क्या करते हैं, उर्वरक का काम करते हैं। फसलों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उन्हें लाने का या उन्हें दिलाने का काम करते हैं। जैव कीटनाशक, जैव कीटनाशी क्या कहलाता है, इसमें प्राकृतिक कीटों एवं जैव प्रौद्योगिकी में विकसित सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो कीटों को नष्ट करते हैं या उनके प्रजनन को प्रभावित करते हैं। अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस तरीके के जीवों का निर्माण किया जाता है जो हानिकारक जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी प्रजनन क्षमता को भी खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके के जो कीटनाशक होते हैं उन्हें जैव कीटनाशक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं ट्राइकोडर्मी। ट्राइकोडर्मी क्या होती है, कवकनाशक कहलाती है। यह पादप रोगों के उपचार के लिए इसका निर्माण किया जाता है। वैसे वैक्यूलोवायरलेसिस यह क्या करता है, कीटों एवं संधि पादपों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, आपसे मुख्य परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। एक बार पूछा गया था किन्हीं दो जैव कीटनाशी का नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई जैव कीटनाशी कौन कौन से हैं। तो ट्राइकोडर्मा हो गया, वैक्यूलोवायरसिस हो गया। इसी तरीके से आपसे कोई जैव उर्वरक के नाम पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से आपसे जैव बीज का नाम पूछा जा सकता है, या आपसे वीटी वैगन, वीटी कपास, इस तरीके से 3-3 नंबर में टिप्पणियां लिखने के लिए आ सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं जैविक खेती। जैविक खेती देखिए, दो प्रकार की खेतियां होती हैं, एक होती है रासायनिक खेती और एक होती है जैविक खेती। जब आप खेती में उर्वरक के रूप में, कीटनाशक के रूप में या बीज उपचार के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं तो उसे रासायनिक खेती कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो रासायनिक खेती होती है उसमें लागत थोड़ी कम होती है, प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके नुकसान ये होते हैं कि इसमें जो मृदा होती है, मृदा की उर्वरक क्षमता होती है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही साथ इससे जो उत्पन्न फसलें होती हैं उनका भी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी से बचने के लिए और मृदा की उर्वरकता बहुत समय तक अधिक से अधिक बनी रहे, व्यक्ति के शरीर पर उन फसलों का नकारात्मक प्रभाव की जगह सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो इस हेतु जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जैविक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो यह कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरक, संश्लेषित कीटनाशकों के अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है। अर्थात जो संश्लेषित रूप से उर्वरक या कीटनाशक बनाए जाते हैं उनके कम प्रयोग पर यह आधारित होती है, तथा भूमि उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। किस पे आधारित होगी, यह फसल चक्र पर आधारित होगी। फसल चक्र क्या कहलाता है, जैसे यदि आपने कोई खाद्यान्न फसल
फसल बोई है तो उसके बाद फिर आप दाल वाली फसल बोएं, फिर आप खाद्यान्न वाली फसल बोएं, फिर दाल वाली फसल। जब इस तरीके से आप फसलों को बदलते रहते हैं तो इससे मृदा में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा बनी रहती है और मृदा की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। उसी तरीके से जो हरी खाद है, कंपोस्ट है, ये भी मृदा में उर्वरकता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जैविक खेती के अवयव कौन कौन से होते हैं? तो जैविक खेती के अवयव होते हैं कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कैसे? जैसे कि गोबर की खाद हो गई, या फिर आप जो सड़े गले पत्ते होते हैं इसकी खाद हो गई। तो इसके माध्यम से जब आप भूमि में इनका छिड़काव करते हैं तो इससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। उसी तरीके से जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, अर्थात इस तरीके की पद्धति अपनाना खरपतवार की, जैसे कि निदाई करवाना। उससे क्या करता है, खरपतवार को हम उखड़वा के वहीं पर डलवा देते हैं जिससे वह सड़ गल जाती है, तो मृदा को भी पोषक तत्व मिलता है, साथ ही साथ फसल को नुकसान होने से बच जाता है। ऐसे ही जैव कीटनाशकी एवं रोग प्रबंधक के रूप में जैव कीटनाशकी, जैसे कि मान लीजिए आपने नीम का उपयोग किया, नीम से बनने वाले कीटनाशक का उपयोग किया, जिससे ना तो फसलों को नुकसान पहुंचता है, ना ही मानव शरीर को नुकसान पहुंचता है, और जो कीट होते हैं उनसे हमारी फसल सुरक्षित भी बनी रहती है। तो समझ में आया जैविक खेती में किन किन अवयवों का उपयोग किया जाता है? तो कार्बनिक खादों का उपयोग किया जाता है, जैव खरपतवार का उपयोग किया जाता है और जैव कीटों का उपयोग किया जाता है। यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप परिभाषा को भी लिख सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या कहलाता है? तो स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सुख की वह दशा होती है जो रोग और रुग्णता से मुक्त रहे। अर्थात यदि आपका शरीर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है, कोई रोग नहीं होते, कोई मन में हलचल नहीं होती, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? स्वस्थ कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के स्वस्थ रहना शामिल होता है। ध्यान रखिए, सिर्फ आप शरीर से हष्ट पुष्ट हैं लेकिन आपका मानसिक किसी भी रूप में विचलित है या मानसिक रूप से थका हुआ है तो उसे पूर्णतः स्वास्थ्य नहीं माना जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। ई स्वास्थ्य क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विधियों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी यदि लोगों तक पहुंचा दी जाए, हर लोगों में उस अवेयरनेस को जागरूक कर दिया जाए जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान वह घर बैठे ही कर सकें, तो इस विधि को ई स्वास्थ्य कहा जाता है। यह WHO द्वारा हाल ही में स्वीकार की गई स्वास्थ्य सेवा है। फिर एक होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? यह इंटरफेरॉन वायरस होता है जो संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं संक्रमित हो गई होती हैं या जिन पर किसी वायरस का आक्रमण हो जाता है तो उनसे वह क्या हो जाती है? संक्रमित हो जाती हैं। तो उनसे एक प्रकार के प्रोटीन जन्म लेते हैं और यह प्रोटीन अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को रक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात उस वायरस के खतरे से बचाते हैं। ऐसे जो प्रोटीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरफेरॉन कहलाते हैं। इनकी खोज 1957 में लिंडेमैन ने की थी। किसने की थी? लिंडेमैन ने की थी। इंसुलिन क्या होता है? तो यह एक पॉलीपेप्टाइड है, आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन क्या है? एक तो हार्मोन है, और कौन सा हार्मोन है? तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? इंसुलिन जो ग्लूकोज है उसका विघटन करता रहता है, ग्लूकोज का उपयोग करता रहता है, जिससे जो शरीर है उसमें ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। यदि शरीर में हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे शुगर की समस्या व्यक्ति को बन जाती है, या उसे क्या कहा जाता है? मधुमेह का रोग कहा जाता है, वह उससे ग्रस्त हो जाता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन होता है, जो हार्मोन है इंसुलिन नामक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और यदि यह बनना कम हो जाता है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और यह कहां बनता है? तो यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं पर बनता है। यह आपको ध्यान रखना है। किस पे बनता है? बीटा कोशिकाओं पर बनता है। अगला है सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन क्या कहलाता है? तो यह इंसुलिन एवं मानव विकास हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। क्या करता है? यह इंसुलिन और मानव विकास के लिए जो हार्मोन जरूरी होते हैं उनको नियंत्रित करने वाला होता है। क्या कहलाता है? सोमेटोस्टेनिन कहलाता है। यह मधुमेह तथा अन्य विकास संबंधी रोगों के उपचार में कार्यकारी भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है? कार्यकारी भूमिका निभाता है। जीन क्या होता है? मैंने आपको ही बताया था कि आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाता है। तो ये क्या है? आनुवांशिकता की इकाई है। यह अपना कार्यकारी एंजाइम, ये क्या है? यह अपना कार्यकारी एंजाइम के माध्यम से कार्य करता है। किसके माध्यम से कार्य करता है? कार्यकारी एंजाइम के माध्यम से कार्य करता है।
विषाणु में जीव डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है। सॉरी, ये क्या लिखा है, जीन लिखा है। तो विषाणु में जो जीन होता है वो किसका बना होता है, डीएनए और आरएनए दोनों का बना होता है। जेनेटिक कोड क्या कहलाता है? देखिएगा, डीएनए में जो होते हैं कुछ कोड पाए जाते हैं जिसके माध्यम से उनकी जांच करके हम समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार का डीएनए है। क्लियर है? जैसे कि आपने कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड चेंज करता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है। तो उस रूप के बदलने को हम कैसे पकड़ पाते हैं? तो वो जेनेटिक कोड के माध्यम से पकड़ पाते हैं। तो डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है एवं इसकी संरचना में जीन की संहिता सूत्रबद्ध रहती है। क्या रहती है? जो जीन होते हैं वह सूत्रबद्ध संहिता में इसमें टिके रहते हैं। यह संहिता अपनी कोड भाषा, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। क्या क्या होते हैं? 4 होते हैं। क्या क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। इनसे मलकर बना होता है। तो ये क्या है? यही कोड होते हैं जिनसे मलकर यह जीन जो होता है उस पर संहिताबद्ध रहता है। जेनेटिक अभियांत्रिकी क्या कहलाता है? तो इसके अंतर्गत किसी जीव के विकास, जीव के किसी विशेष लक्षणों में सुधार लाने हेतु के उद्देश्य से उस विशेष लक्षण अथवा लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन को कृत्रिम तरीके से परिवर्तित किया जाता है। जेनेटिक अभियांत्रिकी के माध्यम से क्या करते हैं? हम उन जीन को प्रतिस्थापित करते हैं जो उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, या कोई खराब हो जाता है तो उस जीन को हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है? जेनेटिक अभियांत्रिकी कहलाता है। जीन चिकित्सा क्या होती है? तो जीन चिकित्सा अर्थात जीन में सुधार लाने वाली जो चिकित्सा होती है उसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। जीन की संरचना में आए विकार या अनावश्यक जीन की उपस्थिति के कारण होने वाली बीमारी का उपचार जो प्रौद्योगिकी की सहायता से करना ही जीन चिकित्सा कहलाता है। यदि किसी जीन में कोई विकार उत्पन्न हो जाए या कोई अनावश्यक जीन है जो शरीर में उपस्थित होने के कारण जिससे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, यदि उसका उपाय या उपचार अब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हैं, तो उसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। थेरेपी किसी रोग के निदान हेतु उस रोग के जिम्मेदार जीन का स्थानांतरण कर स्वास्थ्य जीन या उपयुक्त जीन को प्रत्यारोपण करना क्या कहलाती है? जीन थेरेपी कहलाती है। ये जीन चिकित्सा हो गया, यहाँ जीन थेरेपी। थेरेपी में क्या करते हैं? हम जो समस्याग्रस्त जीन होता है उसे निकालकर उसकी जगह पर हम दूसरा जीन डाल देते हैं, उसे ही जीन थेरेपी कहा जाता है। जीन उपचार में मुख्यतः तीन विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 विधियां उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि एक होता है जीन प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है? जो दोषमुक्त जीन होता है उसको हम हटाकर, उसको निकालकर उसकी जगह पर हम स्वस्थ जीन को डाल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? जीन का प्रतिस्थापन कहलाता है। दूसरा होता है जीन सुधार। जीन में आए आणविक विकारों को थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे यदि हम ठीक कर दें, वहीं के वहीं ठीक कर दें, तो वह कहलाता है जीन सुधार। और तीसरा होता है जीन अगमेंटेशन। जीन अगमेंटेशन क्या कहलाता है? कोशिका के विस्तृत जीन के साथ स्वास्थ्य जीन, जो विकृत जीन होता है उसके साथ ही आप स्वास्थ्य जीन को भी उसमें डाल दें, तो वह क्या कहलाता है? जीन अगमेंटेशन कहलाता है। स्वास्थ्य जीन जो विकृत जीन होता है उसको वहां पर सुधारने का काम करता है और उसकी जगह पर कार्य करने लगता है। तो ये 3 विधियां होती हैं जिनके माध्यम से हम जीन का उपचार कर सकते हैं। एक होता है डीएनए टीका। डीएनए टीका क्या होता है? तो विशेष जीव का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए जाने के लिए किया जाना क्या कहलाता है? डीएनए टीका। अर्थात इस तरीके के टीके का निर्माण करना जो डीएनए की सहायता से बनाया जाए उसे डीएनए टीका कहा जाता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डीएनए टीके का निर्माण भी किया गया था। इसमें अगली पीढ़ी का टीका भी कहा जाता है। मानव जीनोम क्या कहलाता है? 3-3 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए टिप्पणी रूप में हमने इसको लिख रखा है। आपके सिलेबस में तो सिर्फ क्या था? आपके सिलेबस में था मानव जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा और उसके उपयोग। ये कुछ परिभाषाएं एक्स्ट्रा हैं, यदि इनका आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो इनका उपयोग करने में या इनमें जो टिप्पणी लिखना है या 3 नंबर में जो प्रश्न आते हैं उनको लिखने में आपको सहायता मिलेगी। तो मानव जीनोम क्या कहलाता है? प्रत्येक डीएनए में कई जीन होते हैं और उन्हीं जीनों की विशाल समूह को क्या कहा जाता है? जीनोम। अर्थात सबसे छोटी इकाई जीन होती है और उसी के समूह को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। यह जीनोम डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए से बना हुआ होता है। मैंने बताया था जो जीन होता है वह जीवों में कैसा होता है? डीएनए और आरएनए दोनों का बना होता है, लेकिन जो जीनोम होता है वो किससे बना होता है? डीएनए से। इसमें 4 युग्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 युग्म पाए जाते हैं। हमने बताए थे कौन कौन से थे? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन थे।
जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या होता है? तो जीनों के क्रम व डीएनए क्षार के अनुक्रम को जानने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही जीनोमिक्स कहते हैं। जो एडानिन, ग्वामिन, थाइमिन और साइटोसिन होती है उसकी प्रक्रिया को जानने की जो क्रिया विधि होती है उसे क्या कहते हैं? जीनोमिक्स कहते हैं। इसे आधुनिक औषधि के निर्माण की जननी के रूप में भी देखा जाता है। एक होता है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स क्या होता है? इसमें मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीनों की विभिन्न अवस्थाओं का एक ही समय में तीव्र गति से विश्लेषण किया जाता है तथा कोशिकाओं में प्रोटीन की अंतः स्थिति व उनके परस्पर संबंधों का मानचित्र तैयार किया जाता है। वह विधि क्या कहलाती है? प्रोटियोमिक्स कहलाती है। तो दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से ये संबंधित हैं। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में जब आप उपयोग लिखेंगे तो इन शब्दावली को जब आप लिखते हैं कि जीनोमिक्स, जीन प्रत्यारोपण या जीन प्रतिस्थापन या जीन उपचार, इस तरीके के शब्दों को आप उपयोग करते हैं तो इनका विश्लेषण करने के लिए आपको ये परिभाषाएं याद होना चाहिए, जिससे आप उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो प्रौद्योगिकी, उसकी परिभाषा और उसके उपयोग के अंतर्गत हमने सभी क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे क्लोनिंग को, कि क्लोनिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कितने प्रकार की होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।